नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र कुमार धारिया आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका की आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की जो क्लास है आज हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका के पर्वत। आज हम साउथ अमेरिका की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, साउथ अमेरिका के पर्वत के बारे में पढ़ेंगे और साउथ अमेरिका की झीलों के बारे में, वहाँ के घास के मैदान के बारे में। देखिए क्या होगा, जब मैपिंग की क्लास चलती रहेगी तो आपको ऐसा महसूस होगा कि काफ़ी बोरिंग क्लास है, क्योंकि मैपिंग की जो क्लास होती है ऐसे महसूस होता कि तो काफ़ी बोरिंग क्लास है। लेकिन जैसे ही क्लास खत्म होने के बाद में हम इसके MCQ यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो हमें रियलाइज हो जाएगा कि हमने आज क्या डाटा पढ़ा। तो भाई ज़्यादा समय ना लेते हुए चलेंगे अपने कंटेंट की ओर। देखना साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कराया था कि भाई ये अपना ग्लोब है। क्या है? ये अपना फुल ग्लोब है। यदि मैं आपको इस ग्लोब पर देखूँ तो साउथ अमेरिका कहाँ पड़ता? साउथ अमेरिका पड़ता नॉर्थ अमेरिका के दक्षिण में। ये नॉर्थ अमेरिका कहाँ पड़ता? मैंने कभी क्लास देखी होगी तो जरूर पता होगा। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, अपना साउथ अमेरिका। इस साइड पैसिफिक ओशन, इस साइड अटलांटिक ओशन, इस साइड उत्तर पूर्व में अटलांटिक ओशन, नीचे कौन सा जाएगा? अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा नॉर्थ अमेरिका से किससे अलग होता साउथ अमेरिका, और अफ्रीका से किससे अलग होता। सपोज करो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा तो एक एक पॉइंट अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया था ना कि ऐसे पूछ ले कि अफ्रीका से किस बिंदु के द्वारा अलग होता। आप कहोगे भैया अफ्रीका तो ये है, साउथ अमेरिका ये है, इसके बीच में तो ये एस आकार का महासागर है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के द्वारा अलग होता अफ्रीका से कौन? साउथ अमेरिका। और पश्चिम में कौन है? फिर शांत। तो एक एक चीज अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताई थी, इसके सागर बताए थे, देश वगैरह के सब चीजें नाम याद करा दी थी। और अपने भी कंसेप्ट की ओर चलेंगे क्या हमें पढ़ना है। ये साउथ अमेरिका के देश हैं, कितनी चीज याद बनाई थी वेनेजुएला, कोलंबिया, फ्रेंच गुयाना, सूरिनाम, इक्वाडोर, कोलंबिया, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, बोलाविया और एक ब्रिटेन का स्थान पड़ता है। सभी का नाम याद कराया था अच्छी तरह से। जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ ना बिना देखे, आप भी क्या करोगे इसी तरह से मैं बोलने लग जाओगे। सपोज करो इस तरह से कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, फ्रेंच गुयाना, सूरिनाम और ब्राजील, उरुग्वे, पराग्वे, बोलाविया, पेरू, अर्जेंटीना, चिली। तो ये सब क्या है? साउथ अमेरिका के देश हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कर ले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सब चीजें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बता दी थी जो हर देश शामिल है इसमें। अब हम कहाँ पहुंचे थे? हम पढ़े इसके पर्वत के बारे में। साउथ अमेरिका के पर्वत कहाँ से? तो साउथ अमेरिका में पर्वतमाला शुरू होती है, वो कहाँ से शुरू होगी? ये इसके पश्चिम में पूरी तरह से। कहाँ से? यहाँ से शुरू होगी और इस तरह से चलती हुई कहाँ पहुंच जाएगी? इस तरफ पहुंच जाएगी। ऐसे क्या नाम इस पर्वत श्रृंखला का? इसका नाम पूरी का एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्या नाम इसका? एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन सुनते हुए चलेंगे किस तरह से आएगा कि एंडीज पर्वत श्रृंखला साउथ अमेरिका के किस तट से मौजूद है। तो किस तट पर मौजूद है एंडीज पर्वत श्रृंखला? ऑप्शन आएगा पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। तो किस तट पर मौजूद है भाई? ये हमारा कौन सा होगा? वेस्ट। ये हमारा होगा ईस्ट। ये हमारा होगा, ये हमारा। तो किस तट पर मौजूद है पूरी तरह से? पश्चिम। कहाँ मौजूद है? पश्चिम में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि एंडीज पर्वत श्रृंखला किस देश से होकर नहीं जाती। ऑप्शन नंबर आएगा उरुग्वे, सूरिनाम, गुयाना, फ्रेंच गुयाना या फिर कोलंबिया। तो किस देश से होकर जाती है भैया? आप कहोगे फ्रेंच गुयाना, सूरिनाम, ये तो यहाँ बताए, उरुग्वे बताया आपने यहाँ पे, लेकिन कोलंबिया कहाँ बताया? यहाँ पे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोलंबिया से होकर जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा किस देश से होकर नहीं जाती। तो ऑप्शन आएगा पहला चिली, ऑप्शन नंबर 2 आएगा पेरू, ऑप्शन नंबर 3 आएगा कोलंबिया, ऑप्शन नंबर 4 आएगा यहीं से वेनेजुएला। तो किस देश से होकर नहीं जाती? किस देश से होकर नहीं जाती? आपको भैया सारे से जवाब है, 4 ऑप्शन होता है, 4 के 4 लगा देखो, पेरू, बोलाविया और कोलंबिया, वेनेजुएला। सारों से जाएगा ना, लेकिन हिंदी में से एक ऑप्शन हटा देगा। ऑप्शन क्या रखेगा? ऑप्शन रहेगा दीवार फ्रेंच गुयाना। क्या रहेगा? फ्रेंच गुयाना। तो ये देश इसलिए तो याद कराए थे आपका भैया, फ्रेंच गुयाना तो यहाँ पड़ता है इस साइड में। तो इसका मतलब एंडीज पर्वत श्रृंखला फ्रेंच गुयाना से होकर नहीं जाती। क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूँ, कितने टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं।
भाई क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता कि भैया साउथ अमेरिका के जो पर्वत पाया जाता है क्या नाम है उसका, एग्जाम में ऑप्शन आएगा साउथ अमेरिका के पर्वत का क्या नाम है, एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत, हिमालय पर्वत या फिर काकेशस पर्वत। तो ऐसे ऑप्शन बन सकता है। आप लोग भैया आपने पढ़ा है एंडीज पर्वत, कौन सा, एंडीज पर्वत, तो आप लगा दोगे एंडीज पर्वत। तो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाई पर्वत क्या हुआ हमारा बता देंगे। अब इस तरह से ये हमारा क्या है भाई, एंडीज पर्वत श्रृंखला है ब्लैंक मैप पर। क्या है, ब्लैंक मैप। ब्लैंक मैप लाने का एकमात्र रीजन ये होता है पीपीटी में, जिससे आपको अच्छी तरह से चीजें याद हो जाए। आप कहोगे भैया ये पीएस श्रृंखला क्या, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस तरह से, मैंने कहा यहाँ पे एक चोटी पाई जाती है माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ। सपोज फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इस तरह आएगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी जाएगी, माउंट एकांकागुआ। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी जाएगी, माउंट एकांकागुआ। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी जाएगी, ऑप्शन आएंगे माउंट मैकिनले, माउंट एकांकागुआ, माउंट देनाली, इनमें से कोई नहीं। तो आपने बताया माउंट मैकिनले बताया था उत्तरी अमेरिका में, अलास्का रेंज में। आप कहोगे भैया तुम तो खटाखट ऐसे बोलते हो, मैंने कहा तुम बार बार चीजें देख लोगे क्लास को रिपीट करके तो वो तुम्हारे भी इसी तरह याद हो जाएंगे। तो माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका और माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका। ठीक है, चीजें यहाँ से क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा, इस तरह का डीप क्वेश्चन पूछेगा, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है उसकी सीमा किस सागर से लगती है, किस महासागर से लगती है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो किस महासागर से लगेगी, प्रशांत महासागर से, क्योंकि जस्ट इसके साइड में पड़ता है ये अफ्रीका, तो ये वाला प्रशांत महासागर तो है ना, पैसिफिक ओशन, ये वाला अटलांटिक ओशन, और नीचे दक्षिणी महासागर, ऊपर आर्कटिक महासागर। वो तो आर्कटिक महासागर तो उसके ऊपर है ना, नॉर्थ अमेरिका के जो आर्कटिक महासागर है वो कहाँ पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊं। जो आर्कटिक महासागर वो पड़ता है यहाँ पे, ये ऊपर वाला। तो आर्कटिक महासागर तो होना नहीं, हिंद महासागर यहाँ पड़ेगा। कैसी सीमा हिंद महासागर पे लगती है, एंडी अटलांटिक इधर लगेगा, लेकिन हम तो पूछा ना एंडीज पर्वत श्रृंखला तो किस लगेगी, प्रशांत महासागर। तो देख के चीजें याद हो जाएंगी, या तो बैठ कर तो ऐसा हम लोग यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली देखने के लिए मिलता ही है। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पहुंचे थे हम, पर्वत। एंडीज पर्वत श्रृंखला, देखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में कुछ चीजें बताई थी, फिर एक बार रिपीट करते हुए चलेंगे। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। लंबी मतलब इस तरह से, ऐसे 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 बनी हुई है भैया, काफी लंबी है। ऊंची पूछे तो ऐसे, ऊंची पूछेगा तो इस तरह से आएगा ऐसे ऊंची। ठीक है, तो ऊंचाई का आधार पर वो वाला, लंबाई के आधार पर एंडीज पर्वत। ऊंचाई के आधार पर कौन सा, हिमालय पर्वत, सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत, सबसे लंबा एंडीज पर्वत। हम क्या करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सबसे लंबा पूछे, सबसे छोटा पूछे, सबसे बड़ा, हमारे हाथ से हिमालय पर्वत की तरफ चलता, कहाँ चलेगा, हिमालय पर्वत की तरफ चलता। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली बनते ही हैं। पूछा इसमें पश्चिमी गोलार्ध, इसमें पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है। अब देखो किस तरह से खोज करेंगे भाई, इस तरह से ग्लोब बनाया, एक रेखा ऐसे खींच दी, इसे क्या कहेंगे हम, पश्चिम, इसे क्या कहेंगे पूर्व। तो इसका पश्चिमी गोलार्ध कौन सा होगा, ए, पश्चिमी गोलार्ध ए होगा या बी, बताएं। ए वाला पॉइंट होगा ना, तो जो साउथ अमेरिका पड़ता है यहीं पे पड़ता है ना, यहीं पे नहीं पड़ता। तो पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी पृथ्वी पर, पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों पड़ते हैं पश्चिमी गोलार्ध में। तो रॉकी पर्वत भी इतना ऊंचा नहीं है जितना कौन सा है, एकांकागुआ मतलब एंडीज पर्वत। देखना ये लंबाई के आधार पर लंबा है, सबसे लंबा दुनिया में, लेकिन यदि पश्चिमी गोलार्ध देकर पूछ ले तो फिर ऊंचा भी है। क्या है, ऊंचा भी है। कौन सा, माउंट एकांकागुआ। समझ में आई। यहाँ इस एंडीज पर्वत श्रृंखला में चिपरोंजी चोटी स्थित है, जो पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। अब सपोज करो ये वाला जो सर्वाधिक पृथ्वी का केंद्र कहाँ से बनता भाई, एक चोटी तो यहाँ, एक पॉइंट तो यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट यहाँ मौजूद है। तो पृथ्वी की जो दूरी यानी त्रिज्या सर्वाधिक कहाँ पाई जाएगी भैया, यहाँ पाई जाएगी। क्यों पाई जाती है यहाँ से त्रिज्या, 6371, 6371
57 कितनी पाई जाएगी यहाँ पर भूमध्य रेखा पर 6357। यहाँ से नापेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 6314। यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 6357। तो यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति केंद्र से अधिक दूर है या फिर यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति केंद्र से अधिक दूर है? अब कहोगे यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति केंद्र से अधिक दूरी पर है। तो लिखा गया एंडीज पर्वत श्रृंखला की, एंडीज पर्वत श्रेणी की चिबरान जो चोटी ऐसी है जो पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरी पर है। जिसने ज्योग्राफी की सभी क्लास ली होंगी वो अच्छी तरह से समझ पा रहा होगा। बाकी मैं अब तुम्हें सभी कंसेप्ट एक साथ क्लियर नहीं करा सकता। दूसरा दिया हुआ है ज्वालामुखी चोटियां पाई जाती हैं जैसे कोटोपैक्सी, चिबरांजो, ओजडेल या फिर एलानो। यदि आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको इस तरह से पूछेगा कि माउंट कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पड़ती है भाई? ज्वालामुखी चोटियां हैं किस कॉन्टिनेंट में पड़ती है? आप लोग भैया ने बताया दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। क्वेश्चन बदल दिया। किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? एंडीज पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला या फिर रॉकी पर्वत श्रृंखला? तो किस पर्वत श्रृंखला का भाग है ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला। आपने थोड़े कर्म खराब हुए तुम्हारे एग्जाम में, ऑप्शन इसे हटा देगा, इसको रख देगा क्योंकि ये क्या है, ये थोड़ी फेमस है, ये तो कहीं कहीं देखने के लिए मिलती है। तो कौन सी आ जाएगी फिर? फोजस डेल। डिपेंड करेगा ऑप्शन कौन सा है, तीनों एक साथ बिल्कुल नहीं आएंगे। ऑप्शन कौन सा आएगा? तीनों में से कोई सा एक आएगा। तो ज्वालामुखी चोटियां पाई जाती हैं। कौन सी? ज्वालामुखी चोटियां। आप कहोगे भैया हिमालय मतलब पर्वत के ऊपर ज्वालामुखी चोटियां वो कैसे होंगी? मैंने कहा जब निर्माण होता है पर्वतों का तो कई प्रकार से होता है। प्लेटों के टकराने से ज्वालामुखी के द्वारा भी तो निर्माण होता है पर्वत का, क्योंकि जो मेंटल वाला भाग है क्रस्ट के जस्ट नीचे भाग भरा हुआ है, लावा भरा हुआ है। कोई प्लेट टूटी और उस लावा की तरफ मूव करेगी तो वो लावा की तरफ मूव करता है निकलने का, बाहर की तरफ प्रयास करता है, तो उनसे निर्माण होता है ज्वालामुखी चोटियों का। ध्यान रख देना भाई। बात करेंगे प्लेटिव। प्लेटिव मतलब पठार। प्लेटिव होते क्या है देखना, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्लेटिव क्या होते हैं और पठार क्या होते हैं, पर्वत क्या होते हैं। दोनों में अंतर 1 मिनट में देख लेंगे। पर्वत और पठार में क्या अंतर होगा इस तरह से देखना भी। क्या है? पर्वत। ये तो क्या हुआ? पर्वत। ये काफी ऊंचाई है, मैंने कभी बिल्कुल क्या हुआ? ये क्या हुआ? ऊंचाई काफी दोनों की, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है। ऑप्शन आएगा पर्वत की चोटी होती है, पठार की चोटी नहीं होती। दूसरा ऑप्शन पठार की चोटी होती है, पर्वत की चोटी नहीं होती। तो कौन सा लगा दोगे? पर्वत की चोटी होती है, ये पीक, पर्वत की पीक होती है, पठार की चोटी नहीं होती। कहां से नापोगे? यहाँ से या यहाँ से? तो पठार की चोटी नहीं होती। तो ऑप्शन चेंज करेगा अगली बार। पठार पर्वत में क्या अंतर है? इस तरह से देगा भाई, जो पठार पर्वत होते हैं वो ऊपर से समतल होते हैं और जो पठार होते हैं उनकी चोटियां होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? या फिर दूसरा ऑप्शन आएगा जो पर्वत होते हैं उनकी तो चोटियां पाई जाएगी, जो पठार है वो ऊपर से समतल है। तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? भैया ने होता है ऊपर से पाए जाते हैं मैदान की तरह समतल। क्या पाए जाते हैं? मैदान की तरह समतल पाए जाते हैं। जैसे अपना दक्षिण भारत का पठार आपने देखा कभी एग्जाम में? मतलब हालांकि अब बताऊं तो टाइम लगेगा पर फिर भी सुन लो जब हमने क्वेश्चन आ गया तो। आपने पूछा कि भैया दक्षिण भारत में सूखा पड़ता है, दक्षिण भारत में क्या है, थोड़ी सी शुष्क परिस्थिति पाई जाती है, भूखमरी सी हल्की सी खाने पीने के सामान। इस तरह से देख लो भाई, क्या बताऊं आपको। क्या समझ ऐसे बनेगा उन्होंने कहा तो ऐसा ना भारत है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से नदी निकलती भैया, यहाँ से और इस तरह से निकल के ही क्यों इधर जाती है। यमुना निकली ऐसे चलेगी और नदी निकली ऐसे चलेगी, यहाँ से निकली गई भी ऐसे चलेगी। भैया एक बात बताओ, जब यहाँ पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं, तुमने नाम भी सुना होगा कि तमिलनाडु में किसानों ने आत्महत्या कर ली, कर्नाटक में किसानों ने आत्महत्या कर ली। तो मैं बताओ कि सरकार पागल है? मैंने कहा क्या हुआ, इन नदियों को ऐसे भी मोड़ सकती, इन नदियों को ऐसे भी तो मोड़ कर नीचे को भेज दे, इन्हें पानी मिल जाएगा। सोचा होगा ना, सोचा होगा, कई बार सोचा होगा, जरूर सोचा होगा। लेकिन यहाँ से ऊपर नीचे की तरफ नदियां नहीं आ सकती, क्योंकि नीचे वाला जो पॉइंट है, यहाँ से नीचे का विंध्याचल पर्वत से श्रेणी से नीचे का जो भारत है वो उत्तर भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ है, कहीं ज्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ है। तो बताऊंगा के बारे में जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो नीचे भारत जो है वो किस पर बसा? पठार पर बसा हुआ है। सुना भी होगा आपने दक्कन ट्रैप्स,
दक्कन का पठार, नाम सुना होगा, दक्कन का पठार। तो काफी ऊंचाई पर स्थित है, ज्यादातर दक्षिण भारत। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बताऊंगा। पॉइंट पाओ अपने। देखो यहाँ पर यार गुयाना का पठार कहाँ पड़ जाएगा भैया, गुयाना का पठार कहाँ पाया जाएगा, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम सब बताए थे, तो कहाँ पाया जाएगा गुयाना का पठार, कहाँ पाया जाएगा भैया गुयाना का पठार। देखो इस तरह से हिमालय पर्वत है, भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, पाकिस्तान में भी। क्या हिमालय पर्वत श्रीलंका में है? नहीं है, क्योंकि श्रीलंका भारत के दक्षिण में है, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में। तो देशों की लोकेशन याद हुई, तभी तो हमें पता चला हिमालय पर्वत किन किन देशों में पड़ता है। इस तरह गुयाना का पठार है, किसका, गुयाना पठार है ये वाला। तो ये किन देशों में बहेगा भाई, भैया यहीं पे तो है इधर ही, गुयाना का पठार इधर तो वेनेजुएला, सूरीनाम के पास में, बिल्कुल। तो पूछेगा यहाँ से कौन सी नदी होकर बहती है, यहाँ से कौन सी नदी होकर बहती है, यहाँ पे लिखा हुआ ओरिनाको रिवर, कौन सी, ओरिनाको रिवर। पूछ लेगा गुयाना का पठार कहाँ पाया जाता, स्पेशल देश नाम दे के नाम पूछे तो एक अलग चीज है, नहीं पूछेगा उत्तर में पाया जाता, साउथ अमेरिका के दक्षिण में, पूर्व में या पश्चिम में, तो कहाँ पाया जा रहा है, उत्तर में पाया जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन खत्म हुआ। गुयाना का पठार का संबंध किस देश से नहीं है, अर्जेंटीना या फिर गुयाना, वेनेजुएला, तो कौन सा लगा दोगे भैया, अर्जेंटीना इधर पड़ता है, इससे नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन इस तरह का बन जाएगा। तीसरा, कौन सी रिवर होके बहती है, कौन सी रिवर होके बहती है। इतना बताने से पहले एक पॉइंट बताऊंगा। सपोज करो भाई ये दो घर हैं, एक ए और ये एक बी, और ये पठार है, इसके बीच में क्या है, इनके बीच में कुछ ये ऐसे है भाई, बताऊंगा अभी। सपोज करो एक देश है, एक देश ये है, एक देश ये है क्या हमारा, ब्लू कलर में पठार है, क्या है, ब्लू कलर में पठार है, ठीक। अब सपोज करो कोई चीज इधर से जा रही है, इसको इस तरह से टच करके ऐसे निकल गई, तो उसने किस चीज को टच करा, आप कहोगे भैया इस चीज ने रेड कलर की देखा जा रही है, इसने इस ब्लू पॉइंट को टच कर दिया थोड़ा सा, तो गुयाना के पठार को टच करा, गुयाना के पठार को मतलब इस पॉइंट को टच करा ना ब्लू वाले को। लेकिन क्या इस नदी ने, सपोज करो नदी है, क्या इस नदी ने इस बी हिस्से वाले भाग में पहुंची है, नहीं पहुंची ना, ये कहाँ है तो ए वाले हिस्से में ही, लेकिन पठार को जरूर टच करके गई है। तो ओरिनाको रिवर टच करके जाए किसको, पठार को। इस ओरिनाको रिवर की एक खास बात है, इसके बेसिन में तेल पाया जाता है, क्या पाया जाता है इसके बेसिन में, तेल। तुम कहोगे भैया एक बात तो समझ में, मैंने क्या हुआ, ये तेल वाली घटना तो दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला में थी, कहाँ पे थी, वेनेजुएला। तो इसके बेसिन में पाया जाएगा तेल, क्या पाया जाता है इसके बेसिन में, तेल पाया जाएगा। तो ओरिनाको रिवर टच करते किसको, गुयाना के पठार को। समझ में आई बात, ओरिनाको रिवर टच करते गुयाना के पठार को। आप कहोगे भैया थोड़ी सी हाईलाइट करके दिखाओ, मैंने कहा देखो भी कहाँ गया हमारा, ये इस तरह से निकलती है, यहाँ से नदी है, यहाँ से निकला शुरू ही ये है ओरिनाको रिवर। कौन सी है, ओरिनाको रिवर। कौन सा देश है, वेनेजुएला। कौन सा देश है, वेनेजुएला। इसके बीच में क्या पाया जाता, तेल पाया जाता, तेल पाया जाता। अब ये नदी यहाँ से निकल रही है, यहाँ से, और ऊपर गिर रही है, तो किस भाग में गिर रही है, कैरिबियन सागर में गिर रही है, और ऊपर भैया तुमने अटलांटिक ओशन ही बताया, तो इतनी तो बात समझ ही लोगे ना मैप से कि भैया इधर तो कौन सा था, ऐसा आकार वाला बन रहा था इस तरह से नो, तो यहाँ पे भी अटलांटिक ओशन, यहाँ भी अटलांटिक ओशन। कहाँ गिर रही है नदी, अटलांटिक ओशन में गिर रही है। तो ओरिनाको रिवर वगैरह समझ में आई ना, ये तो ग्राफ को रिवर्स करके देख लियो, क्योंकि टेक्निकल चीजों का यही फायदा, बार बार रिवर्स करना, बार बार रिवर्स करना, फिर बार बार रिवर्स करना, फिर देखना, फिर रिवर्स करना, तब समझ में आए तब पूछ लेना, ठीक है। एक पठार हमारा कंप्लीट हुआ, एक नदी कंप्लीट हुई। आता ब्राजील का पठार। ब्राजील का पठार मुख्य रूप से कहाँ पाया जाएगा, ब्राजील में पाया जाएगा, देश का तात्पर्य है। लेकिन मुख्य रूप से ब्राजील में पाया जाएगा, पूरी तरह ब्राजील में नहीं पाया जाएगा, ठीक। कहा है खनिज मुख्यतः पाया जाता है लोहेक्स वगैरह। माटो ग्रासो पठार इसी पठार का भाग है। इसी इतना डीप का क्वेश्चन नहीं पूछने का तुमसे, केवल ब्राजील के पठार से पूछ सकता है। याद करो, पीसीएस देना हो या फिर यूपीएससी देना हो तो देख लेना। ये बना यहाँ पे साउ फ्रांसिस्को,
साओ फ्रांसिस्को तथा पराना नदियों का उद्गम होता। साओ फ्रांसिस्को तथा पराना नदियों का उद्गम होता वहाँ हुई हो। लेकिन एक बात, मतलब क्या हुआ, तुमने मैप दिखाया था अभी वहाँ, उसमें साओ फ्रांसिस्को रिवर कहाँ नजर आ रही थी भैया? तो तुमने साओ फ्रांसिस्को रिवर बताई थी, ये पूरी तरह से ब्राजील में बहने वाली नदी, ये पूरी तरह से ब्राजील में बहने वाली नदी साओ फ्रांसिस्को। कौन सी? साओ फ्रांसिस्को। राष्ट्रीय एकता की नदी साओ फ्रांसिस्को। जितना दर्जा गंगा को है हमारे भारत में, उतना दर्जा है पर साओ फ्रांसिस्को। तुमने बताया साओ फ्रांसिस्को तथा पराना रिवर का उद्गम होता। भैया तुमने बताया पराना रिवर तो यहाँ से जाती, तुमने बताया था पराग्वे रिवर यहाँ से आती है, तुमने बताया उरुग्वे रिवर यहाँ से आती है, क्योंकि पराग्वे देश है ना 5 नंबर पे, यहाँ पे उरुग्वे देश है। ये पराना नदी आई, इसमें मिल गई है पराग्वे रिवर, इधर से मिल गई उरुग्वे रिवर। देशों के नाम याद है तो चीजें याद हो रही होंगी। स्टेप बाय स्टेप इन्हें कराने का रीजन यही है, जिससे क्या चीजें हमारे समझ में अच्छी तरह से। अच्छा भैया, इसका मतलब ये ब्राजील का पठार यहाँ पे भी है, तो कहाँ पे है भैया? जब नदियों का उद्गम स्थल होगा इस पठार से, तो इसका मतलब ये पठार, या फिर थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता, यहाँ मौजूद है। बिल्कुल सही बात। तो ब्राजील का पठार कहाँ मौजूद है? किन नदियों के बेसिन में है? पराना और साओ फ्रांसिस्को रिवर के बेसिन में। समझ में आई बात? कर लो इतना क्वेश्चन, आगे बढ़िए। वो सब बोलाविया का पठार, बोलाविया यहाँ शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। यहाँ सलार्डियोनी नामक साल्ट पैन इस तरह मत याद करो, कोई दिक्कत ना है, बस इतना याद रखना कहाँ पर स्थित है, ठीक है? क्योंकि बिग पॉइंट है, ज्यादातर वैसे एग्जाम में पूछ जाते हैं। पूछा क्या जा सकता है यहाँ से, क्या पूछा है कैसे? इस पठार पर जो ये अंडरलाइन क्या हुआ है, इस पठार पर देखना, ये अंडरलाइन, इस अंडरलाइन को देखना, दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आएगा, उठ सकता है यहाँ से। ये देखना, इस पठार क्षेत्र पर बोलाविया की राजधानी ला पाज स्थित है। पहला तो स्टडी का क्वेश्चन हुआ कि बोलाविया की राजधानी क्या है? ला पाज। इतनी बात हुई, लेकिन इसकी कुछ खास बात क्या हो गया? मैंने कहा बोलाविया पेरू की सीमा पर एक झील पाई जा रही थी, कौन सी? लेक टिटिकाका। तो इसकी भी क्या खास बात होगी? यह विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। जिस तरह से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लेक टिटिकाका मौजूद थी बोलाविया और पेरू की सीमा पर, ठीक उसी तरह ला पाज राजधानी है बोलाविया की सबसे ऊंची राजधानी है पूरी दुनिया में। तो याद करो लगे, ये पॉइंट याद करना बस यहाँ से, ठीक? और था पैटागोनिया, नंबर 4 पैटागोनिया का पठार चिली तथा अर्जेंटीना में स्थित है। यहाँ पैटागोनिया, यहाँ पर पैटागोनिया मरुस्थल स्थित है, जो एक ठंडा मरुस्थल है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। देखो पैटागोनिया का पठार है, यहाँ पर एक मरुस्थल पाया जा रहा पैटागोनिया के नाम से, ठीक? दूसरा एक मरुस्थल है दक्षिण अमेरिका का ठंडे बड़ा सबसे बड़ा मरुस्थल। आप लोग भैया मरुस्थल हमें क्या पता देत होता है कहाँ पे, या फिर ठंडे से क्या मतलब है? अपना थार वाला कैसा क्वेश्चन आ गया मन में, ये थार वाला रेगिस्तान कैसा है? गर्म ठंडा? मैंने कहा सर्दी में ठंडा, गर्मी में गर्म। थार वाला तो देखो रेगिस्तान का निर्धारण करते हैं, यदि किसी ने छठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो जानता होगा मरुस्थल क्या होता है। वर्षा होती है ना, ये वर्षा की मात्रा अखबार पढ़ते होंगे, सुना होगा कि इतने सेंटीमीटर तक वर्षा पाई गई, इतने सेंटीमीटर तक वर्षा पाई गई अब के सालों में। तो यदि वर्षा की मात्रा लिख लेंगे मरुस्थल और आर्द्र क्षेत्र। यदि वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम है, कितनी? 25 सेंटीमीटर से कम। यदि 25 सेंटीमीटर से कम है तो हम उसे मरुस्थल कह सकते हैं। जैसे अपना तिब्बत या फिर लद्दाख में वर्षा नाम मात्र के लिए नहीं होती, बहुत ही कम होती है, ठीक है? तो उसे हम कह सकते हैं मरुस्थल। क्योंकि हमसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में कौन कौन सा मरुस्थल पाया था, थार वाला ऑप्शन हटा दो, आप तुम्हारे चक्कर काट जाएंगे कि लद्दाख में मरुस्थल भी है भैया, वहां तो ठंड पड़ा है। मैंने कहा ठंडा मरुस्थल है। भारत का गर्म मरुस्थल पूछे थार मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल पूछे तो लद्दाख। कौन सा ठंडा मरुस्थल पूछे तो लद्दाख, ठंडा मरुस्थल पूछे तो लद्दाख आ सकता है यहाँ से, ठीक भाई? और जो आर्द्र क्षेत्र होते हैं वहां पर 25 से ऊपर वर्षा होगी, तो उसे कहेंगे हम
पात क्षेत्र कह सकते हैं। तो मरुस्थल समझ में आई क्या कहेंगे, केवल मरुस्थल का संबंध रेत के बड़े बड़े दोहरे से नहीं है, तो उसका संबंध किससे होता, वर्षा से। आधो पॉइंट की ओर। भैया तुमने बताया कि पैटागोनिया के पठार में ठंडा मरुस्थल पाया था, भैया ठंडा पैटागोनिया कहाँ पे पड़ता, मैंने कहा लो पैटागोनिया कहाँ पड़ता, भैया यहाँ पड़ता है पैटागोनिया। कहाँ पर, ये मिड पॉइंट पे पैटागोनिया पड़ रहा है, मैंने कहा कहाँ पड़ेगा, यहाँ पैटागोनिया पड़ता। बताओ एक बार एक्सप्लेन करते। मैंने कहा मैप है आपकी बात, क्या अपने पास में मैप, अधिक गर्मी कहाँ पड़ेगी, स्टोरेज जोन में, कक्ष से लेकर मकर के बीच में। लेकिन एक मिनट, मैंने कहा क्या हुआ, पैटागोनिया तो आप यहाँ बता रहे हो, तो यहाँ पे तो प्रकाश की किरणें बहुत कम पहुंचे हैं, मतलब तिरछी पड़ती हैं, तो इसका मतलब है ठंड पड़ती होगी। मैंने कहा दूसरा एकमात्र रीजन और यहाँ पर तो वायु दाब भी अधिक पड़ता, ठंडी वायु प्रेशर करती नीचे की तरफ 30 से 35 डिग्री समथिंग होना होगी, ठंडी वायु प्रेशर करेगी, ठंडी वायु में नमी की मात्रा नहीं होती। जब ठंडी वायु आ रही है यहाँ पे तो वर्षा तो होने की नहीं, तो इस कारण 30 से 35 डिग्री वाले क्षेत्र में उत्तर में हो या दक्षिण में क्या पाई जाती है, परिस्थितियां पाई जाती है कैसी, शुष्क, ठीक। और ये पैटागोनिया वाला पार्ट तो उससे भी नीचे, आटाकामा पैटागोनिया वाला तो उससे भी नीचे। यहाँ पे सूरज की किरणें नहीं पहुंचती, क्या नहीं पहुंचती, किरणें नहीं पहुंचती, तो ठंडा क्षेत्र है दूसरा मरुस्थल है। इतनी बात समझ में आई, ठंडा क्यों है, यदि यहाँ पे होता ना ये वाला मरुस्थल तो ये गर्म होता। कैसा होता है यहाँ पर, गर्म। पूछेगा पैटागोनिया का मरुस्थल स्थित है, जो एक ठंडा मरुस्थल है तथा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्वेश्चन देखना, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठंडा पूछे गर्म, यदि स्पेशल दक्षिण अमेरिका का नाम देकर पूछ रहा तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, पैटागोनिया। यदि पूछे पैटागोनिया मरुस्थल है जो एक ठंडा मरुस्थल है, पूछे दक्षिण अमेरिका में ठंडा मरुस्थल कौन सा, तो भी पैटागोनिया। ठीक है भाई, क्वेश्चन बन सकता है। या फिर ऑप्शन में इस तरह से आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा मरुस्थल है, ऑप्शन दे देगा थार, ऑप्शन दे देगा सहारा, सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका में पड़ता, ऑप्शन दे देगा कौन सा, मोजो मरुस्थल जो कहाँ पड़ता, नॉर्थ अमेरिका में, ऑप्शन दे देगा पैटागोनिया। तो ठंडा मरुस्थल कौन सा, पैटागोनिया। इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। अब की बार गर्म पूछ सकता, गर्म कौन सा, 3 ठंडे मरुस्थल रखने का, चौथा गर्म पूछ लेगा। तो रटने से कहीं ज्यादा अच्छा मैप देख के चीजें याद करी जाओ। प्लेन वगैरह पढ़ाऊंगा, नदी पढ़ा दूंगा ये। तो नदी बताइए ये क्या हुआ हमारे मरुस्थल, तो क्या होता है, तो मैंने पठार, पठार पढ़ाया ना, भी क्या पढ़ाया, पठार। तो पठार तो कंप्लीट हुए। अब आते हैं हमारी नदियां। नदियां मैंने बता दी, ओरिनाको रिवर कहाँ पे आएगी, ओरिनाको रिवर ये तुमने बताया, इसके बेसिन में तेल के भंडार पाए जाते हैं, मतलब गोलार्ध में पड़ती है, ग्वालियर के पठार को टच करके जाती है। बिल्कुल तो ये बातें तो इधर लिखी है, ध्यान रखना, ये पॉइंट याद कर लेना। इस नदी पर गुरी बांध स्थित है, कौन सा, गुरी बांध स्थित है, ध्यान रखना बस इतना ही। और इस नदी पर एंजल जलप्रपात, कौन सा, एंजल जलप्रपात स्थित है। एंजल जलप्रपात क्यों स्थित है भैया, और नदी में होता है जलप्रपात, तो इस पे ही क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आप देखेंगे हमें तो जलप्रपात के बारे में पता क्या है, पता न था, पता न था क्या है जलप्रपात, जब पहाड़ों से पानी एकदम गिरता ना, वाटरफॉल। तुमने फिल्म देखी होगी, कौन सी थी वो, जिसमें वो बाहुबली नहीं होता, बाहुबली में कौन सी है, बाहुबली मूवी, नाम बाहुबली उसका, हाँ। तो बाहुबली मूवी में जब प्रभास कुमार क्या करता है, वो पहाड़ों के ऊपर जाता चढ़ के, तो वहां से पानी नहीं गिरता ऊपर पहाड़ों से, तो उसे हम झरना बोलते हैं। झरने को इंग्लिश में बोलेंगे, उसमें ज्योग्राफी में वाटरफॉल्स बोलते हैं या फिर जलप्रपात। तो झरने को ही क्या बोलेंगे, जलप्रपात। तो क्वेश्चन अभी आया था, आपने जलप्रपात क्या होता है, चक्कर काट दोगे। ठीक है भाई, समझ में आई ना। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात गिरता है यहाँ से, क्यों गिरता है यहाँ से भाई, यहाँ पे कहाँ गिरे, बताया था ना ऐसे, इस तरह से पठार से जाएगी, पठार का ऊंचा पार्ट है, पहाड़ों की तरह है लेकिन चोटी नहीं है, पठार से नदी एकदम गिरेगी तो क्या करेगी, जलप्रपात बनाएगी नहीं बनाएगी, हाँ भैया बिल्कुल जलप्रपात, बिल्कुल कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, अमेजन नदी। अमेजन नदी यह विश्व की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कैसे याद करना, सबसे बड़ी या दूसरी सबसे लंबी नदी, मैंने कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट बताऊंगा दोबारा से भैया, ऐसा फिर भैया इसका भी काम है हाथ, मैंने कि पीपीटी का ये तो हाँ होता, ज्यादा चीजें रटानी नहीं पड़ती। एक नदी का नाम है नील नदी, पहली कौन सी, नील नदी, दूसरी अमेजन नदी। ठीक भैया, नील नदी कहाँ से निकलती है, मैंने कहा बताएंगे। नील नदी का उद्गम स्थल हुआ है यहाँ से, कहाँ से उद्गम स्थल,
इधर से होता है इस इक्वेटर लाइन के पास में, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है। क्या होती है यहाँ पर? वर्षा ज्यादा होती है। तो अमेजन नदी की तरह नील नदी का उद्गम स्थल यहाँ से होता है, यहाँ से ऐसे निकली बेसिन। बेसिन बता क्या होता? बेसिन जहाँ से नदी अपना पानी प्राप्त करती है। इस तरह से एक छोटी सी नदी इससे आगे गिर गई है, यहाँ से गिर गई है, यहाँ से, यहाँ से, तो ये सभी नदियां तो मिलकर निर्माण करेंगी किसका? नदी का। तो ये वाला क्षेत्र क्या होता नदी का? बेसिन। क्या कहलाया गया वाला? बेसिन कहलाता। तो यहाँ से निकल के जाती है कौन सी नदी? ब्लू कलर में निकलेंगे भैया जब नदी है तो ऐसे गई, ऐसे इस तरह से। अच्छा भैया ऐसे निकली। तो इस नदी का नाम क्या है? नील नदी। क्या है? नील नदी। भैया बहुत लंबी नदी है, तो पूरे अफ्रीका को पार करके जा रही है। ऐसे मैंने कहा तो यहाँ से निकली और कहाँ पर गई है? भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर बोलते मेडिटेरियन सी। यहाँ से निकली मेडिटेरियन सी में जाके गिर गई, तो क्या बोलेंगे इसको? नील नदी। अब ये भी कहती है, सेम आती है हमारी अमेजन रिवर। ये बोलेगी तू भी इक्वेटर के पास से निकली तो मैं भी, मेरे पास में भी क्या है? पानी की कमी नहीं है। ये कहेगी मेरे पास तो ऑलरेडी नहीं है क्योंकि मैं भी इक्वेटर के पास से निकली हूं, लेकिन इसके पास में परिस्थितियां कैसी है? अलग है। यहाँ पर एक पर्वत पाया जा रहा था, कौन सा? एंडीज पर्वत। अब जितना पानी इस पर्वत पर पड़ेगा वो सारा बहकर कहाँ पहुंचेगा? ऐसे निकलेगा, जैसे ऐसे निकलेगा भी ऐसे। यहाँ से जाएगा ये भी इधर, यहाँ से जाएगा ये भी इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। तो इसका बेसिन कैसा हुआ? बड़ा हुआ ना। तो यहाँ से नदी निकलेगी। अब इसने पानी की मात्रा तो कर ली बहुत ज्यादा। अमेजन नदी ने पानी की मात्रा कैसी करी? बहुत ज्यादा करी, और चलनी शुरू हुई यहाँ से। और चलते ही चलते थोड़ी दूर में इसे अटलांटिक ओशन मिला। तो पानी तो हमने काफी इकट्ठा कर लिया, लेकिन अधिक दूरी तक नहीं चल पाई। तो इसका मतलब जल के आधार पर तो बड़ी कौन सी? अमेजन रिवर। लंबाई के आधार पर नील नदी। जल के आधार पर अमेजन नदी। लंबाई के आधार पर नील नदी। अमेजन रिवर दक्षिण अमेरिका में। अमेजन रिवर देश पूछे तो ब्राजील में। अमेजन रिवर कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वत श्रृंखला से। समझ में आई? एक टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेंगे। दूसरा, कहाँ पर गिर रही है अमेजन नदी? अटलांटिक ओशन में। कहाँ पर गिर रही है? अटलांटिक ओशन में। सिंपल सी बात, यहीं से क्वेश्चन बनता। तो इस अमेजन नदी के क्षेत्र जो होता है, यहाँ पर एक जंगल पाए जाते हैं, अमेजन के जंगल, जिन्हें दुनिया के ऑक्सीजन के फेफड़े भी बोलते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े जंगल है इस अमेजन के बेसिन में, क्योंकि वर्षा अधिक होती है। तो यहाँ पर एक सांप की प्रजाति पाई जाती है, बताएंगे इसके बारे में बाद में। एक प्रसिद्ध है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है उससे भी। तो अमेजन रिवर निकली एंडीज पर्वत से, कहाँ गिरेगी? अटलांटिक ओशन में। ऐसे पूछ सकता है अफ्रीका, साउथ अमेरिका के किस तट पर जाकर गिरेगी? तो पूर्वी पर, पश्चिमी पर? पूर्वी पर। ठीक बात, यहीं से क्वेश्चन बनेगा भाई। देखेंगे वो क्या क्या रखा उसने। कौन सा चैप्टर था? हाँ भाई, दूसरी सबसे लंबी नदी है। लंबाई के आधार पर पूछे तो दूसरी, और जल के आधार पर पूछे तो पहली। लंबाई के आधार पर पहली पूछे तो नील नदी, जल लंबाई के आधार पर दूसरी पूछे तो अमेजन नदी, और जल के आधार पर पहली पूछे तो अमेजन। अब देखो भैया एक बात और पूछनी भैया, इस नदी में, इस नदी के बेसिन में सेलवास नामक वर्षावन पाए जाते हैं। भैया इक्वेटर लाइन के पास में तो वर्षावन भी पाए जाएंगे, और किस प्रकार से होंगे वो? वर्षावन। क्या नाम उनका? सेलवास। क्या नाम उनका? सेलवास नाम है, वर्षावन है। इसके बेसिन में कैंपोज, सेराडोज, कैटिंग्स नामक उष्णकटिबंधीय घास के नाम, घास के मैदान पाए जाते हैं। ऐसे पूछेगा भैया सेराडोज जो है वो किस प्रकार के वन है? उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय है? कौन से? भैया तुमने एक बात और बताई, मैंने कहा वो क्या हुआ? भैया तुमने ये वाला पॉइंट बताया था कि यहाँ से इक्वेटर लाइन निकल के जा रही है, इक्वेटर। अच्छा भैया यहाँ से निकल के मकर रेखा इस तरह से। तो ये वाला पूरा पॉइंट है, क्या कहलाएगा? पूरा उष्णकटिबंधीय कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? तो यहाँ पर वन पाए जाओ, नदी पाए जाओ, कुछ भी सब लोग बोलेंगे उष्णकटिबंधीय। क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय। ठीक भाई, तो क्वेश्चन यहीं से निकल के आएगा, बता दो। तो क्या है ये? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान स्थित है। अमेजन नदी मुख्य रूप से ब्राजील, कोलंबिया, पेरू में बहती है। देखो मुख्य रूप से ब्राजील, मुख्य रूप से कहाँ बहेगी? ब्राजील में। लेकिन भैया एक मिनट देखना भाई, दिया हो तो उसमें कितने सारे देशों से निकल पा रही है? ऐसे पेरू से भी निकल के आ रही, कोलंबिया से भी निकल के आ रही, नदी निकल गए, लेकिन मुख्य रूप से तो कहाँ बह है? ब्राजील। तब तो ब्राजील लगा। ठीक भाई, पीछा दो। अब आते हैं साउथ फ्रांसिस्को नदी पे। अभी तुमने पहले में पढ़ा दी साउथ फ्रांसिस्को नदी, तो अपने कैसे जब तुम पढ़ाई थे पठार, क्या पढ़ाई तुमने? पठार। यह है पूर्ण रूप से ब्राजील में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसे राष्ट्रीय एकता की नदी भी कहते हैं। यह लोकेशन दिखाना अच्छी कहाँ होती है? कोई दिक्कत नहीं। इस नदी की लोकेशन कहाँ पर होगी वो देखना भाई।
भैया पूरी तरह से ब्राजील। लेकिन तुमने ब्राजील तो कहाँ था, ये वाला देश होता था ब्राजील। तो अब इसमें यदि हम अमेजन की बात करें तो अमेजन यहाँ से भी निकल रही है भैया। इस परानो नदी की बात करें, यहाँ से निकल रही यहाँ पे जा रही है, पूरी तरह से ब्राजील में नहीं है। लेकिन एक नदी ऐसे निकली यहाँ से, ऐसे गिर गई। इसका मतलब ये कौन सी है हमारी, साउ फ्रांसिस्को रिवर। पूरी तरह से कौन कौन सी नदी है, साउ फ्रांसिस्को रिवर। कहाँ से निकल रही, कहाँ गिर रही है, ये गिर रही है हमारे एटलांटिक ओशन में। समझ में आई बात। नेक्स्ट पॉइंट, और कितने नदी है इसमें, चलो कोई नहीं बताओ। अब बस इनको देख लेना भाई एक बार, समझाओ। एक होती है पराना नदी। पराना नदी जो होती है, देखो जो पराना नदी होगी उसका उद्गम स्थल तो होगा ब्राजील। पराना नदी का उद्गम स्थल तो ब्राजील से होगा, लेकिन वो पराग्वे होते हुए कहाँ पड़ जाएगी, उरुग्वे। कहाँ से पराग्वे होते हुए उरुग्वे के साइड में होता कहाँ पहुंच जाती है, ये नदी निकल गई। कौन सी नाम है इस नदी का, क्या नदी है इस नदी का नाम, पराना रिवर। अच्छा भैया, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। एक नदी यहाँ से आ रही, इस नदी का ग्रीन कलर में क्या नाम है, इसका नाम है पराग्वे। क्या नाम है इस नदी का नाम, पराग्वे। एक नदी और आई भैया, मैंने कहा कौन सी वाली, जैसे कौन सी, इस नदी का नाम क्या भैया, उरुग्वे। क्या नाम है इस नदी का, उरुग्वे। उरुग्वे नदी किस देश में बहती है, उरुग्वे। पराग्वे किस देश में बहती है, पराग्वे में। पराग्वे में कहाँ बहती है, पहले ब्राजील में फिर पहले ब्राजील में फिर पराग्वे। किस नदी में मिलेगी, पराना नदी मिलेगी पहले, पहले पराना नदी निकली ब्राजील से, जाकर कहीं में मिलेगी, पराग्वे रिवर में, फिर तीनों जाकर मिल जाती हैं। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन इस बात बनेगा और हिंदी क्वेश्चन बनते हैं, देख लेना। नदियाँ क्या होती है हमारी, कंप्लीट। बाकी इनके बारे में तो अच्छी तरह निकाल कर बता दिया। इससे पहले कुछ और भी था, मैदान बताया तो ना, पश्चिम तटवर्ती घास मैदान। देखो युवराज, पश्चिम तटवर्ती मैदान विश्व के सबसे लंबे तटवर्ती मैदान है। ठीक, दूसरा, मृदा में नाइट्रेट फास्फेट की अधिक मात्रा पाई जाती है, तांबे के भंडार पाए जाते हैं इस मैदान क्षेत्र में। मध्यवर्ती भाग में आटाकामा मरुस्थल, मध्यवर्ती भाग में क्या है, आटाकामा मरुस्थल है, जो विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। ध्यान रखना, ठंडा पूछा या शुष्कतम पूछा, शुष्कतम मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल। मुख्य रूप से पेरू तथा चिली में स्थित है। यह इस मरुस्थल में विश्व का शुष्कतम स्थान अरेका स्थित है। कितने पॉइंट बने एक मरुस्थल से, 4 प्रकार के। पहले कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन था, तो शुष्कतम कौन था, आटाकामा मरुस्थल। इसका पूछ लेगा सबसे शुष्क स्थान कौन सा, तो पीछे से पूछेगा, क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। दूसरा, यहाँ पर कौन सा पाया जाएगा भैया, आटाकामा। किस देश में पाया जाएगा, पेरू तथा चिली की सीमा पर। कहाँ पड़ता है पेरू तथा चिली, पश्चिम बता रही है, मिर्च के आकार की है चिली, तो कहाँ बनेगा वो, पश्चिम में बनता। पेरू, बोलाविया सीमा बताई थी ना, तो वहां तक जाता है आटाकामा मरुस्थल। तो शुष्क तो है लेकिन ठंडा नहीं है। ठंडा कौन सा, पैटागोनिया। ठंडा कौन सा, पैटागोनिया। क्योंकि देखना तो एक मिनट, ये पैटागोनिया तो पाया जाएगा इधर, पैटागोनिया तो पाया जाएगा, और थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ पे ठंडा होने के चांस ज्यादा किसके हैं, पैटागोनिया के, आटाकामा के, पैटागोनिया, क्योंकि नीचे की तरफ है, भूमध्य रेखा से दूरी पर है। ठीक भाई, एक क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए बनते हैं। यहाँ पर अब मैं तो बताऊं, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, भाई यहाँ पर नाइट्रेट फास्फेट वगैरह क्यों पाई जा रही है, नाइट्रेट फास्फेट क्यों पाई जा रही है। देखना भाई, पश्चिमी तटवर्ती मैदान कहाँ पड़ेंगे, ऐसे पूछेगा विश्व के सबसे लंबे मैदान कौन थे, विश्व के सबसे लंबे तटवर्ती मैदान। भैया तुमने बताया यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या चलती है, श्रृंखला चलती है किसकी, एंडीज पर्वत श्रृंखला की। तुमने देखा होगा पर्वत के जस्ट नीचे ग्रीन ग्रीन घास के मैदान नहीं होते हरे हरे से, तो जहाँ से एकदम क्या चलता, ढलान होता, ढलान के बाद में जो मैदान शुरू होते हैं, तो यहाँ से ये मैदान शुरू होते हैं इस तरह से, उसके सारे सारे पर्वत के बेस में इस तरह से, और कहाँ तक जाएंगे, ये पूरे यहाँ तक जाएंगे। तो विश्व के सबसे लंबे मैदान कौन से हैं, कौन से होता है सबसे लंबे मैदान, पश्चिमी तटवर्ती मैदान। पश्चिमी तटवर्ती मैदान कहाँ पाए जाते हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखला के साथ साथ में। लंबे क्यों है, क्योंकि जब एंडीज पर्वत ही लंबा है तो ये पर्वत भी कैसे होंगे, ये मैदान कैसे होंगे, लंबे ही होंगे। समझ में आई बात। दूसरा, यहाँ पे मृदा में नाइट्रेट फास्फेट की अधिक मात्रा पाई जाती है, तो यहाँ पर एक पक्षी पाया जाता, क्या पाया जाता, एक पक्षी पाया जाता, बताऊंगा उसका नाम क्या था। तो वो पक्षी क्या करता, वो पक्षी मछली ज्यादा खानी पसंद करता, क्या करता, मछली ज्यादा खानी पसंद करता है। तो इस पॉइंट में आपको बताना यही पर अभी भाई,
हालांकि है नहीं बताने का, पर चलो भाई ये अपना साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर एक द्वीप पड़ता गैलापैगोस द्वीप। क्या पड़ता? गैलापैगोस द्वीप पड़ता। तो इस द्वीप के पास में मछलियों की मात्रा काफी ज्यादा होती है, क्योंकि जब ओशन करंट पढ़ेंगे तब देखेंगे यहाँ पे ठंडी और गर्म दो जलधाराएं आके मिलती हैं। जिस स्थान पर ठंडी गर्म जलधारा दोनों आकर मिलेंगी वहां पर मछलियों का उत्पादन काफी ज्यादा मात्रा में होता है। तो यहाँ पर मछली बहुत होती है। क्या होंगी? मछली होती। तो पक्षी क्या करता? मछली खाना ज्यादा पसंद करता। जब मछली खाएगा तो मछली खाने के बाद में उस पक्षी की जो बीट होती है उसमें पाया जाता है नाइट्रेट। क्या पाया जाएगा? नाइट्रेट। अब देखो उस पक्षी ने यहाँ पर मछली खाई, अब आसपास में जाने के लिए कोई जगह नहीं है, वो कहाँ जाएगा भाई? इधर तो जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो उस पक्षी की बीट में पाया जाता क्या? नाइट्रेट पाया जाता। तो एक क्वेश्चन ही बन सकता भाई पक्षी का नाम, शायद मैं लिख के ला चुका, बता दूंगा। समझ में आई नाइट्रेट वाली बात? तो क्यों नाइट्रेट ज्यादा पाया जा रहा, बाकी आप इसे देख लेना एक बार। पंपास घास के मैदान बता दिया। पंपास कहाँ पड़ते हैं? जब नंदी पढ़ा था। यह शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान है जो मुख्य रूप से अर्जेंटीना, ब्राजील तथा उरुग्वे में स्थित है। भैया ये तो पंपास घास के मैदान है, लेकिन ब्राजील तो उष्ण कटिबंधीय जोन में, तुम बता रहे हो शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान। जब ब्राजील खुद उष्ण में है तो ये शीतोष्ण कहाँ से? मैंने कहा ब्राजील पूरी तरह उष्ण कटिबंध जोन में नहीं है। देखना अच्छा भैया ऐसी बात है। यहाँ से ऊपर का जो क्षेत्र होगा ब्राजील का, कौन से वाला? यहाँ से ये मेडिटेरियन भूमध्य रेखा है, ये कौन सी है? मकर रेखा। रेखा बताई थी ना, मकर रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र उष्ण कटिबंध, नीचे वाला शीतोष्ण। ऊपर वाला उष्ण कटिबंध, नीचे वाला शीतोष्ण। और पंपास घास के मैदान तो यहाँ पाए जा रहे, ये तो पाए जा रहे। तो यहाँ पर कौन कौन से देश बताइए? देखो यहाँ बताया भैया तुमने कौन से? अर्जेंटीना, ब्राजील तथा उरुग्वे। ये अर्जेंटीना कहाँ से आ जाएगा? यहाँ अर्जेंटीना कहाँ से आया यहाँ पे? तो अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे और पराग्वे भी हो सकता है। हालांकि पराग्वे में कितनी क्षेत्र नहीं है, लेकिन हो पराग्वे में इतना क्षेत्र नहीं है, लेकिन है। तो पंपास घास के मैदान कैसे हैं? शीतोष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंध? आप कह दिए शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक। और कौन से चले गए? हाँ बाकी मैदानों में प्रभावित जब बताया ना नदी पढ़ाई थी, उष्ण कटिबंधीय वाले घास का मैदान तो बताए ना, उष्ण कटिबंधीय क्यों हो? ठीक है। गेहूं का उत्पादन और मवेशी पालन से। हाँ यहाँ पे गेहूं का उत्पादन होता है। अब देखो यहाँ पर घास पाई जाती है, घास पाई जाती है जो पशुओं के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। जब पशुओं के लिए लाभदायक होगा तो पशु पालेंगे तो दूध ज्यादा होगा, दूध अधिक होगा तो कुछ पशु ऐसे होंगे जो दूध नहीं देंगे, तो उन पशुओं क्या करेंगे? कसाई काट देंगे। तो किस चीज का उत्पादन होगा? मांस का। ध्यान रखिएगा। दोनों से बताए आटाकामा पैटागोनिया, दोनों बता दीजिए, बैठ के पढ़ ली होगी आटाकामा को भी और पैटागोनिया को भी। बस हो गया। वो आती है झीलें। कौन सी आती है? झीलें। देखो मराकाइबो लेक कैसे याद कराएंगे? अब मुझे आप एक बताओ, पेट्रोल का जो निर्माण होता है कैसे होता है? आपने सुना होगा भैया, उससे निर्माण होता है इनका किससे? कार्बन से। तो पेट्रोल हो, खनिज हो, इनका निर्माण ऐसा होता है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो दब गए, हजारों वर्षों तक दबे रहने के बाद में उनकी हड्डियों में, मांस, मीट मछली में क्या पाया जाता? कार्बन पाया जाता। तो कार्बन से निर्माण होता पेट्रोल का, डीजल का, गैसों का, इन चीजों का निर्माण होता वहां भैया, इन चीजों का निर्माण होता। तो कैसे याद करेंगे? यहाँ पे लिखा मराकाइबो। क्या लिखा? मराकाइबो। जब आदमी मर जाएगा तो किस चीज का निर्माण होगा? पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह का निर्माण होता है इन चीज से। तो मराकाइबो झील कहाँ पर स्थित होगी? तुमने बता दिया मराकाइबो, मतलब तुमने वेनेजुएला बताया था कि वहाँ पे तेल के भंडार पाए जाते हैं। इसका मतलब तेल के भंडार कहाँ पाए जाते हैं भैया? वेनेजुएला। तो मराकाइबो लेक कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला की खाड़ी में। समझ में आई बात? वेनेजुएला की खाड़ी में। ये कैसे? लवणीय झील है। लवणीय कैसे याद करेंगे भैया? ये बताओ, मैंने कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर स्थित है इसमें, इस पॉइंट की ओर कुछ पानी इधर से जाता धरती का, ज्वार भाटा आते, कुछ पानी समुद्र का जाता। समुद्र का पानी कैसा है? खारा। तो इसका पानी इसलिए कैसा पाया जाता भाई? खारा पानी पाया जाएगा। कैसा पानी पाया जाएगा? खारा। बाकी लेक टिटिकाका मैंने तो बताई थी, मीठे पानी की झील है, पेरू बोला में की सीमा पर स्थित है। अच्छी तरह एक्सप्लेन करके समझाया था। बाकी से तुम देख लियो 1 मिनट, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और क्या है?
हम्म, और क्या था इसमें? हाँ, जहाँ से एकदम सीधे सीधे पूछ जाएंगे वो तो लिख के लिया मान लिए। इंपॉर्टेंट तथ्य 10 मिनट में कवर करते हुए चलेंगे। एक्सप्लेन करके बताया था पूरा कि यह कैरिबियन सागर से उत्तर में, कैरिबियन सागर बताया ना इसके उत्तर में था, और अटलांटिक ओशन से उत्तर पूर्व में। इन्हें भी रटाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी ना। उत्तर पूर्व में और दक्षिण पूर्व में पश्चिम प्रशांत महासागर से घिरा है। एक पॉइंट अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बताया तो वही चीजें लिखी हुई है। यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच में है भाई। ये अपना क्या है? अफ्रीका, साउथ अमेरिका। इधर कौन सा? अटलांटिक ओशन, इधर प्रशांत। तो वही बातें तो यहाँ लिख के दे दी मैंने। तो तीसरा दिखा रहा है टियारा डेल फ्यूगो द्वीप महाद्वीप के चरम में स्थित है। ये द्वीप से दक्षिणी सिरे को कैप होर्न, मतलब बताया था ना, इतनी बात याद करनी केवल कि यहाँ से कैप होर्न, कैप होर्न बिंदु के द्वारा क्या होता है? ये अलग होता है अटलांटिक ओशन से। क्या पाया जाता है यहाँ पर? कैप होर्न। यहाँ पे कहा जाता है पनामा स्ट्रेट, पनामा जल संधि, नीचे कैप होर्न, दोनों के माध्यम से अलग हुआ। तो वही पॉइंट तो बताया। एंडीज पर्वत रेंज इस महाद्वीप में स्थित है। हिमालय के बाद, हिमालय के बाद दुनिया की सबसे ऊंची, बताइए ना, हिमालय के बाद दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो लंबाई के आधार पर दुनिया की सबसे ऊंची। माउंट एकांकागुआ इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। वही पॉइंट है जो बताए थे। बोलाविया का पठार एंडीज पर्वत श्रृंखला के बीच में, बताया ना, बोलाविया का पठार हो जाती है। इसकी ला पाज राजधानी है, जो दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है। यहाँ पर लेक टिटिकाका पाई जाती है, दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील। अब पॉइंट याद आ रहे? एक पॉइंट याद आ रहा होगा। माउंट कोटोपैक्सी इस महाद्वीप में स्थित है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट कोटोपैक्सी इस महाद्वीप में स्थित है, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। मैंने कहा था ना फेमस है, यदि किस्मत अच्छी रही तो ये देखने के लिए मिल जाएगा। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो दुनिया की सबसे ऊंची राजधानियों वाला शहर है। दुनिया की सबसे ऊंची राजधानियों वाला शहर है। सबसे ऊंची राजधानी नहीं है, सबसे ऊंची राजधानी तो कौन सी है? ला पाज ही है। लेकिन इसके बाद दूसरी कौन सी? इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। इस महाद्वीप में ईस्टर द्वीप एक अलग थलग पेलोनेशिया द्वीप है, जो अपने रहस्यमय इतिहास और विशाल पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। भाई यहाँ पर एक द्वीप पाया जाता है। वहां पर क्या हुआ था? विदेशियों ने कुछ समय तक राज भी करा होगा, और क्या हुआ? मूर्ति वगैरह का वहां पर काफी अच्छा केंद्र हुआ करता था। लेकिन किसी प्रलय के कारण वो लोग तो नष्ट हो गए। लेकिन मूर्तियां क्या होती हैं? बाद में भी पाई जाती है। मूर्तियां तो कभी नष्ट नहीं होती ना, तो वह मूर्तियां वहां पर आज भी अच्छी तरह पाई जाती है। बाकी आप देख लेना। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, बताया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, कोई पॉइंट रटने वाला नहीं है। प्रमुख नदियां अमेजन नदी, सैन फ्रांसिस्को, और कौन सी इसमें? पराग में नदी, ओरिनाको रिवर, पराना नदी। ये इंपॉर्टेंट याद करनी, सब याद करनी, कैसे काम चलेगा? क्योंकि अपने भारत में बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी। हम तो भारत की याद नहीं थी, तो हमें कौन कौन सी करनी? केवल वही याद करनी है जो इंपॉर्टेंट हो, एग्जाम में पूछी गई। सभी तो नहीं रटनी ना। अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे लंबी, बताया ना, दुनिया की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह एंडीज में निकलती है और ब्राजील से गुजरने के बाद अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। बताई थी ना कहाँ गिरेगी, कहाँ? एक पॉइंट क्वेश्चन वहीं से निकल के आता है। अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी में। क्योंकि अमेजन का जो बेसिन है, इसके बेसिन में पाए जाने वाले अजगर की एक किस्म है अजगर की। क्या नाम है उसका? उस किस्म का नाम एनाकोंडा। अजगर की एक किस्म है एनाकोंडा, जो 10 से 12 फीट, कितना? 10 से 12 मीटर, ध्यान रखना, 10 से 12 मीटर क्या होता है? लंबा होता है। तो ये सांप पाया जाता है यहाँ पर। प्रमुख झीलें टिटिकाका झील, और जो गुरी बांध वाली मैंने तुम बताई थी, गुरी बांध वाली, और मराकाई लेक। तीन याद कर लेना, यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करने की जरूरत, इन्हीं को याद देख लेना एक बार, ठीक है भाई? बाकी को भी एक बार देख लेना, ठीक है? प्रमुख जलप्रपात, इसमें अभी इतने सारे याद करो, कैसे काम चलेगा? इंपॉर्टेंट सा कौन सा था? एंजिल जलप्रपात कहाँ से? एंजिल, ये वाला याद कर लेना, एंजिल जलप्रपात कम चल जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में देख के लगे ये वाला क्वेश्चन आया, आप इसे देख सकते हैं, मैं तुम्हें लिख के बता दिए। सबसे ऊंची नौगम्य झील, एक ही बोलते हैं सब। हाँ एक ही होता है। बाकी तुम्हारा ज्यादा करना कर लेंगे, तो एग्जाम आप तक ये याद आएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट से अपने एग्जाम की दृष्टि से देख कर कि कोई क्वेश्चन पूछा गया हो उसे दोबारा याद कर लेना, ठीक है? पूछा गया सबसे ऊंची नौगम्य झील, भाई जो मीठे पानी की झील है, तो कैसी है? मीठे पानी की झील, और सबसे ऊंची भी है। तो मैंने तुम्हें बताया लेक टिटिकाका बोलाविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। एंजल फोर्स गुयाना के पठार पर दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अभी याद कराया ना, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तीसरा जलवायु, इस महाद्वीप में 7 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भूमध्य रेखीय सवाना जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु, जो मरुस्थल में पाई जाती थी, ठीक?
और प्रेमी जलवायु, बाकी तुमने नहीं देखना, भूमध्य समशीतोष्ण समुद्री जलवायु। अभी तुम्हारे समझ में नहीं आने की है, जब मैं जलवायु पढ़ा दूंगा तो इन्हें एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना। बाकी मैंने तुम्हें बताया उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण कटिबंधीय, इनका ध्यान रखना कि कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंध में, कौन सा क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध, केवल इतना ही ध्यान रखना। अनोखे जानवर भाई देख लेना, पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। अभी तक क्वेश्चन आया था हमारे साथ, अभी तक क्वेश्चन यहाँ पे आया नहीं, पर फिर भी पूछ लेगा तो बता देना। अनोखे जानवर, दूसरा केडर, शिकार का सबसे बड़ा पक्षी। दिया, उड़ान रहित पक्षी जो बहुत तेज दौड़ सकता है। एनाकोंडा, इसकी एक प्रजाति बताई मैंने तुम्हें सांप की, जीनस यूनिकेटेड सांपों का बड़ा समूह होता है। देखो इसकी एक अलग खास पाई जाती है, अर्माडिलो, चींटी खाने वाला पशु, प्यूमा। अब दूसरा था प्यूमा, शेर परिवार का एक क्रूर जानवर होता, शेर से भी ज्यादा। दूसरा था लामा, ये ऊंट परिवार का जानवर होता। क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसे कि लामा कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में। लामा क्या खासियत होती है, ऊंट परिवार का जानवर है। और प्यूमा किस परिवार का था, शेर परिवार का जानवर है। भाई क्वेश्चन बनानी है लेकिन फिर भी आओ तो देख लियो। इक्वेडोर का गैलापागोस द्वीप ओलिव रेगुले कछुए का प्राकृतिक परिवहन केंद्र है। ठीक भाई। इक्वाडोर, इक्वाडोर कहाँ पड़ता है भैया, कहाँ पड़ता है इक्वाडोर, इक्वेटर बीच में दो जा रही थी। और इक्वाडोर में गैलापागोस द्वीप पाया जाता है जहाँ से मछली आ रही थी। ठीक। प्रमुख खाद्य फसलें कौन सी, मक्का और गेहूं। प्रमुख फसल कौन सी, कॉफी। ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर में कॉफी के बड़े उत्पादक केंद्र हैं। कॉफी का बड़ा उत्पादक देश कौन सा, ब्राजील। क्वेश्चन बना यहाँ से कर लियो। ठीक है। दक्षिण अमेरिका के पंपा क्षेत्र में अत्यधिक पौष्टिक घास बताई थी ना, अल्फाल्फा उगाई जाती है। चिली दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, किसके मामले में, नाइट्रेट। अब देख लो क्या है दुनिया का सबसे बड़ा, नाइट्रेट का उत्पादक देश। पक्षी बताया था मछली खाता आके उसके तटों पर क्या कर देता, मीट कर देता, वहां के वर्कर उसे उठे इकट्ठा करके भारत में भेज देंगे या फिर कहीं भेज देंगे। ठीक है। बाकी तांबा पाया जाता है यहाँ पे, दुनिया की तांबे की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता, चिली। ठीक। और भी जाके कुछ और भी है भाई, इसमें क्या क्या बताने का, कोई बात नहीं बना सकते। बस कोई बाकी किसको अच्छे लगे क्लास देख लियो। भैया लास्ट वाले में से ये वाली याद है, कौन सा ये वाला तो ये वाला दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिलाकर मुख्य रूप से लैटिन अमेरिकी देश कहा जाता है। इनकी भाषा क्या था, इनकी भाषा पाई जाती है लैटिन भाषा पाई जाती है। तो इन सभी देशों में एक ही भाषा पाई जाएगी। कैसी भाषा पाई जाएगी, एक ही भाषा पाई जाएगी। और दोनों का नाम भी क्या है, अमेरिका। क्या नाम है, अमेरिका। तो जब जिन स्थानों पर एक ही भाषा पाई जाएगी लैटिन, तो अमेरिका के दोनों, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों को मिलाकर क्या बोल देंगे, लैटिन अमेरिकी। देखो हमारे पहली क्लास में देखी, पक्का बता रहा हूँ, देखी होती तो मुझे नहीं नोट आती। दक्षिण अमेरिका के साथ साथ मैक्सिको, मध्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज को सामूहिक रूप से लैटिन अमेरिका के रूप में जाना जाता है। ये उत्तरी अमेरिका ना है, उत्तरी अमेरिका तो मैक्सिको, बेलीज, पनामा, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका सब कैसे माना जाएंगे, लैटिन अमेरिकी देशों में। उसके साथ में दक्षिण अमेरिका का सभी देश किस में आएंगे, लैटिन अमेरिकी देश। छुड़ा तो नहीं कुछ है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी उसकी मैपिंग यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।